एक्चुअली 11:15 के बाद कोई क्लास नहीं थी, जस्ट अभी है। ओके ओके ओके। गुड आफ्टरनून टू ऑल। नमस्ते सभी को। सर जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, नमस्ते, प्रणाम। सुरभि लिंक औरों को भी सेंड कर दीजिए ताकि वो इजीली कनेक्ट हो जाएं। Yes sir, just messaging them only to join. ओके ओके। चलिए, जब से लोग कनेक्ट हो रहे हैं आइए प्रेयर करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेलकम टू ऑल। आज का जो टॉपिक है वो कॉस्मोगॉनी थियरी पर है और कॉस्मोगॉनी मीन्स इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। ये दुनिया कैसे बनी, इस दुनिया में जो हम हैं, मीन्स मेन तो हमारे लिए है कि हम कैसे आए हैं। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है 25 एंटाइटीज़, है ना। जो 25 एलिमेंट्स हैं, एंटाइटीज़ हैं, वो सांख्य के अकॉर्डिंग क्या है वो देखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सांख्य करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो भी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं इस यूनिवर्स में, उसका जो कॉज है, उसका जो कारण है ना, वो कोई दूसरा है। और पूरा सांख्य की जो फिलॉसफी है, सांख्य की फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द प्रकृति। वो प्रकृति पर है कि जो सब कुछ इस दुनिया में हो रहा है वो सारा प्रकृति का खेल है। प्रकृति मीन्स द एंटायर अनमैनिफेस्ट जो क्रिएशन है, उसको हम प्रकृति कहते हैं।
और पिछली सेशंस में हमने देखा ना, प्रकृति का मतलब होता है, प्रा मीन्स होता है बिफोर एंड कृति मीन्स होता है क्रिएशन। सो बिफोर क्रिएशन जो पहले से है उसको क्या कहते हैं, प्रकृति, है ना। तो हमारे ह्यूमन लाइफ में, या यूँ कहें कि हमारे कॉस्मोस में, हमारे वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है और उसके पीछे कॉज इफेक्ट थियरी काम करती है। मतलब कोई भी काम हो रहा है उसके पहले कोई ना कोई कारण है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इसी थियरी को द थियरी ऑफ कॉजेशन कहते हैं, इसी को द थियरी ऑफ सत्कार्यवाद कहते हैं, है ना। और इसी को कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। जो भी आप नाम ले सकते हैं, इस थियरी को जाना जाता है। तो जब कार्य और कारण, कार्य मीन्स एनी एक्शन, है ना, और कारण मीन्स द रूट कॉज ऑफ द एक्शन, है ना, हेतु जिसको कहते हैं, किस वजह से हो रहा है। तो ये कार्य और कारण को यदि हम समझते तो सबसे पहले एक थियरी आती है 25 एंटाइटीज, है ना, कॉस्मोगॉनी थियरी जिसको कहते हैं, कि ये सृष्टि कैसे बनी। और जब सांख्य के मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो मैंने पिछले सेशंस में कहा था, मेटाफिजिक्स मीन्स व्हाट, मेटाफिजिक्स मीन्स द नॉलेज ऑफ द एलिमेंट, द नॉलेज ऑफ द मेटा एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, है ना। तो इस दुनिया में जो है ना, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, तमाम चीजें फॉर द मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा जिसको आप हिंदी में कहते हैं। सो इट इज द, है ना, नॉलेज ऑफ द तत्व, तत्व मेटाफिजिक्स, ठीक। So Sankhya is very fond of the number and its classical form its 25 realities। और आपको पता है कि हमारी जो रियलिटी है वो 25 तरीके की है। कुछ दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही है। अब हमारे अंदर इंटेलेक्ट है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। हमारे अंदर माइंड है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, बट वो है। हमारे जो फिजिकल बॉडी है वो हमें दिखता है, हमारा एस्ट्रल बॉडी है वो हमें नहीं दिखता, हमारे कॉजल बॉडी तो बिल्कुल नहीं दिखते हमें, ठीक है। तो ये का इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 25 रियलिटीज़ हैं, ये रियलिटीज़ कहने का मतलब कि वास्तविकताएं हैं। ये जो एलिमेंट हैं, ये 25 जो हैं, ये वास्तविकताएं हैं जो हमारे अंदर दिखती हैं, होती हैं, ठीक है। So in standard categories, it is dualism of Purusha and the Prakriti. So, but Prakriti has two basic forms. Vyakt means manifest and Avyakt means unmanifest. So there are three basic principles. Purush and the Avyakt are the first two tattvas. The remaining 23 from the intellect to the element belong the manifest nature. कहने का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि हमारे हमारे अंदर जो चीज़ें अभी आपके सामने प्रेजेंट हो रही हैं, जो बातें, है ना, जो भी आप फिजिकली देख पा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट, व्यक्त। और अव्यक्त क्या है, तो अव्यक्त इट्स कॉल्ड नॉन मैनिफेस्ट या अनमैनिफेस्ट, जो दिख नहीं रही है लेकिन है। तो वो कहते हैं कि जैसे पुरुष और प्रकृति जो हैं वो क्या है, तो इज अनमैनिफेस्ट, वो दिखती नहीं है। बट होता क्या है, जैसे ही पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तो इंटेलेक्ट आता है, और इंटेलेक्ट के बाद जो अनदर और 20, है ना, 3 एलिमेंट्स सामने आते हैं, है ना, रिमेनिंग 23 एलिमेंट्स फ्रॉम इंटेलेक्ट टू द एलिमेंट्स बिलोंग टू मैनिफेस्ट नेचर, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अनुभव होती हैं और दिखती हैं। तो कुछ मैनिफेस्ट हैं और कुछ अनमैनिफेस्ट हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सी मैनिफेस्ट है, कौन सी अनमैनिफेस्ट है, ठीक है। आगे के प्रिंसिपल में बातें होंगी। द सांख्य सिस्टम क्लासिकल ऑल ऑब्जेक्ट इनटू वन द टू कैटेगरीज। Purusha means absolute consciousness and the Prakriti means it is the Jada, इसको कहते हैं जड़, and the Purush is the absolute consciousness. So Purush is consciousness and Prakriti is the Jad. So Sankhya maintain an mild duality between two
और सांख्य बहुत अच्छे से प्रकृति और पुरुष को समझाने की कोशिश करता है कि जो लोग इनलाइट होते हैं, जो लोग रिलिबरेट होते हैं, वो समझते हैं व्हाट इज द प्रकृति. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ योगा, द वियोग इज योग. है ना, आपने क्या पढ़ा योग की डेफिनेशन में? है ना, योग इज द यूनाइट, योग इज द यूनिटी, योग इज द वननेस, योग इज द इंटीग्रेटेड. है ना, चीजों को मिलना जो है वो क्या कहलाता है? योग है. बट यहाँ सांख्य देखे कितनी अच्छी डेफिनेशन दे रहे हैं. सांख्य कहते हैं कि ये जो ड्यूअलिटी है, ये जो दो है, दो कौन सा? एक पुरुष है और एक प्रकृति. ये जो ड्यूअलिटी है, इस ड्यूअलिटी को समझ लेना योग है, योग है. तो ये ड्युअलिटी मीन्स आपको ये समझ लेना कि ये प्रकृति है ना. आप अपने आप को क्या समझ बैठे हैं अभी? तो हम अभी अपने आप को क्या समझ बैठे हैं? हमारा बॉडी है, ये हमारा इंटेलेक्ट है. लेकिन जैसे जैसे जर्नी होने लगती है तो आपको इतना समझ में आने लगता है कि इट इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट. हम क्या हैं? तो वी आर द पुरुष, वी आर द कॉन्शियसनेस, वी आर एब्सोल्यूट सेल्फ, वी आर अल्टीमेट सोल. हमें ये समझ में आने लगता है. यही देख लेना ही क्या है? योग है. एक और छोटा सा डेफिनेशन से शायद आप अच्छे से समझ लेंगे. जैसे आपने कभी कच्चा नारियल देखा होगा, तो यहाँ पर सांख्य के लोग बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं. तो वो तो जैसे कच्चा नारियल है, कच्चे नारियल में अभी नारियल के अंदर का पल्प और पानी एक है ना, और ऊपर का जो सरफेस है वो तो समझ में ही नहीं आता. लेकिन जैसे 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 वो नारियल है ना पकना शुरू हो जाता है, मैच्योर होना शुरू हो जाता है, तो वैसे वैसे उसके अंदर का जो पल्प है वो क्या होने लगता है? अपने साइड है ना, अपने साइड में ही, अपने सतह में ही वो जमना शुरू हो जाता है. और उसका पानी भी धीरे 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 उसी सतह में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है. और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब आप देखेंगे कि वो नारियल जो है, यदि आप उसको है ना यूं उस तरीके से आप हिट करेंगे तो उसमें से आवाज आएगी कि उसके अंदर का मटेरियल अलग है और उसके ऊपर का सरफेस अलग है. तो ये कब होता है? व्हेन है ना कोकोनट गेट अ मैच्योर. तो जब हमारे साथ भी ऐसा कि जब हम इन द प्रैक्टिस ऑफ योग अग्नि, जब योग की अग्नि से वी आर प्रैक्टिसिंग योग अग्नि, वी आर प्रैक्टिसिंग ऑफ द योगिक लाइफ स्टाइल, वी आर प्रैक्टिसिंग ऑफ द योगिक विजन. है ना, हम जब यौगिक विजन की प्रैक्टिस करने लगते हैं, वी प्रैक्टिसिंग द स्पिरिचुअलिटी. जब हम अपने है ना, स्पिरिचुअलिटी मीन्स द बेस ऑफ द लाइफ. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ डिफरेंट दुनिया, कोई अलग दुनिया नहीं है जैसे ज़्यादातर आज के समय में लोग ये मानते हैं ना कि अध्यात्म जो है इट इज़ अ डिफरेंट एंटाइटी, वो डिफरेंट दुनिया है. तो डिफरेंट दुनिया नहीं है. हमारी लाइफ का रेगुलर होना, हमारी लाइफ का नेचर में आना ही स्पिरिचुअलिटी है. और वो कभी भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है. तो सांख्य यहाँ क्या कहता है? सांख्य कहता है कि जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करने लगते हैं योग की, और आप ये समझ लेते हैं कि यू आर डिफरेंट एंड योर बॉडी आर डिफरेंट, सो आप दोनों की ड्युअलिटी को बराबर समझ जाते हैं एंड यू डिस एसोसिएट. है ना, आपको पता चल जाता है कि ये बॉडी है, अभी तक हम इस बॉडी के लिए सब कर रहे थे. है ना, अल्टीमेट हमें आना कहाँ है? तो अल्टीमेट हमें पुरुष की तरफ मीन्स कॉन्शियसनेस की तरफ आना है. पुरुष मीन्स सोल. पुरुष मतलब मैन नहीं है ना, पुरुष मतलब कोई मैन बीइंग नहीं है, कोई मेल पर्सन नहीं है. यहाँ पुरुष का मतलब होता है जो इस शरीर में रहता है, उसको पुरुष कहते हैं. पूरी क्षीयते शरीर है पुरुष. है ना, आगे हम सब देखेंगे क्या है इसका. एक एक सारी चीज़ों को डिटेल्ड में बराबर देखना है हमें भी. अभी तो केवल हम लोग बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से सांख्य का जो पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत है वो क्या है. तो पुरुष और प्रकृति का वियोग ही योग है. अभी क्या था? योग, जैसा आप सभी ने बताया कि है ना, चीज़ों का एक दूसरे से मिलना योग है. लेकिन ये कितना अच्छा बता रहे हैं, चीज़ों का डिफरेंट होना, दूर होना भी योग है. क्यों दूर होना? क्योंकि अब हम जिस पर्दे में, जिस लेयर में हम उलझे हुए थे, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे और आपके बीच में यदि ये कोई वर्चुअल प्लेटफॉर्म या कोई लेयर आ जाए, तो इस लेयर इज द कॉल्ड डिल्यूजन. और हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, या यूँ कहें कि मैं अपने आप को क्या समझ पा रहा हूँ
जो सामने दिख रहा है। किस वजह से? इज अ कर्टन की वजह से। तो जब इस कर्टन को हम दूर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, मैं डिफरेंट हूँ और ये सुनने वाले डिफरेंट हैं। आ रहा है समझ में? तो जब हम डिफरेंट अपने आप को मानते हैं और आपको सुनने वाले को डिफरेंट मानते हैं, इसी डिफरेंशिएशन एबिलिटी को वियोग कहते हैं। According to Sankhya Yoga definition of the yoga, it's called the Viyoga Purusha and Prakriti. Consciousness means जड़ और चेतन का वियोग होना योग है। तब आपको पता चल गया ये डिफरेंट थिंग्स है और ये डिफरेंट थिंग्स है। ये डेफिनेशन बहुत हद तक बुद्ध भी बताते हैं। इस डेफिनेशन को बुद्ध भी बहुत हद तक समझाने की कोशिश करते हैं, लगभग बहुत हद तक। वो क्या कहते हैं? आप दुख से मुक्त हो गए, आप योगी हो गए। दुख से मुक्त होना योग है ना? तो दुख से मुक्त करने की जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या कहलाती हैं? योग कहलाते हैं, अकॉर्डिंग टू बुद्ध। तो यहाँ पर भी हम यहाँ समझ सकते हैं ना कि वो दुख से मुक्त की बात कर रहे हैं। एंड दुख कहाँ पर है? दुख शरीर में है, दुख मन में है ना? तो वो क्या कहते हैं कि मन इस तरीके के लेवल में आ गया है कि अब सुख दुख बैलेंस हो गया है ना? तो जहां आपका सुख और दुख बैलेंस हो गया है, वहां पर आप क्या हो गए? योगी हो गए। आप में से किसी को एक अच्छी डेफिनेशन याद होगी अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। What is the meaning of योग? Anyone? सर भगवत गीता में सर 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं। एक तो समत्वम योग उच्यते, यानी कि हर स्थिति में समान रहना ही योग है। और योगा कर्मसु कौशलम, मतलब कार्यों में जो कुशलता है वही योग है। कर्म करना ही योग है। कर्म करना ही योग। ये कितना सही है? मतलब कर्म करते रहना, उसमें बिना जुड़े हुए, मतलब अपने आप को उसमें जोड़ना नहीं है, मतलब अपना कर्म करना है बिना लगाव के, बिना जुड़ाव के। तो अभी फॉर एग्जाम्पल आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपका कर्म है, लेकिन ये कर्म योग कब बनेगा? सर जब हम एग्जाम देंगे, पढ़ाई करेंगे सर, मेहनत करेंगे। और एनीवन? सर एक और बताया सर, श्री कृष्ण जी ने सर ऐसा कुछ भी बोला है कि जैसे मनुष्य को सर कमल की पंखुड़ी के समान होना चाहिए, कि जैसे उस पे पानी की ड्रॉप होती है, वो उस पे अब्जॉर्ब नहीं होती है, वो गीला नहीं होती करती है, तो उस टाइप से होना चाहिए मनुष्य को। मतलब ऐसा कुछ भी सर है ना? वाटर प्रूफ होना चाहिए ना? वाटर प्रूफ। एक्चुअली ये जो भी डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन के बड़े बड़े ही गहरे मतलब हैं। हमें केवल इतना पता है सुपरस्टिशियल लेवल पे चीज़ें पता, चूँकि नो डाउट अभी चीज़ें हम सीख रहे हैं। जैसे जैसे आप उनको एक्सपीरियंस करेंगे, रिलेट करने लगेंगे, रियलाइज करने लगेंगे, तब कर्म योग समझ में आएगा। भगवत गीता की जो डेफिनेशन अभी आपने बताई, एक समत्वम योग उच्यते, है ना? बुद्धि युक्तो जहाँ तिहा उभय सुकृते तस्मात् योग युजस्व योग कर्मसु कौशलम, और एक है समत्वम योग उच्यते। ठीक है ना? तो योग कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, बुद्धि युक्त जहाँ पे, इस तरीके से है। तो यहाँ जो समत्वम योग उच्यते की बात है, क्या मतलब है? समत्व, सम वाले वर्ड को बहुत लोगों ने बहुत प्रायोरिटी में रखा है। और आप भगवान कृष्ण के बातों में आप देखें, अर्जुन को बार बार क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ, योगी भव, समत्वम भव, ऐसे शब्द अर्जुन के लिए कृष्ण दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन इज द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड द कृष्ण इज द फॉर्म ऑफ द कॉन्शियसनेस, है ना? अर्जुन जो है माइंड है,
इसको हम अपनी लाइफ में देखें तो हमारी लाइफ में भी हमारा जो कॉन्शियसनेस, हमारा जो पुरुष है वो हमको तो समझाता है ना, यही कहने की कोशिश करता है कि अरे सुबह उठो। सबको पता है, जैसे आप सभी लोगों को ये तमाम चीज़ें पता है कि ये चीज़ें खानी चाहिए, ये चीज़ें हमारी नहीं होनी चाहिए, ये व्हाट इज़ डू एंड व्हाट इज़ डोंट, व्हाट इज़ इंडिविजुअल हाइजीन, व्हाट इज़ सोशल हाइजीन, किस तरीके से अपने इंडिविजुअल एथिक्स को समझें, किस तरीके अपने सोशल एथिक्स को, सबको पता है। लेकिन गड़बड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें जो पता है वो किस लेवल पे पता है, तो हमारा पता होना जो है, इट इज़ अ नॉट एक्सपीरियंस्ड बिहार, इट इज़ द ओनली द इंफॉर्मेशन। हमें बस पता है, लेकिन जो जानकारी आपके अनुभव से आ जाती है, जो आपके एक्सपीरियंस से आ जाती है, वो आपका नॉलेज क्रिएट कर जाता है और फिर आप उस चीज़ को लाइफ लॉन्ग करते रहोगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो चीज़ें आपके अनुभव से आती हैं, आपके रियल लाइफ में जीने से आती हैं, वो कुछ अलग ही मोटिवेशन आपको देती हैं, या वो कहें तो वो आपको कुछ अलग ही, है ना, डायमेंशन पे ले जाके खड़ा कर देती है। तो आप भीड़ से बिल्कुल हटके दिखने लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, भगवान सम की बात कर रहे हैं। सम का मतलब होता है, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सम मीन्स इक्वानिमस। इक्वानिमस मीन्स बैलेंस। भगवान कहते हैं इक्वानिमस इनसाइटनेस, इक्वानिमस टेस्ट, इक्वानिमस लिसनिंग, इक्वानिमस, है ना, टेस्टिंग, जो भी है, जो भी हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, जो हमारा मन काम कर रहा है, इन सब के अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, है ना। आंखें अच्छा देखना चाहती हैं, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हम, हमारी तारीफ हो, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, आंखें अच्छा देखना पसंद करती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, और वो चीज़ें देखें जो, है ना, ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक लाइफ की हैं, या यूँ कहें तो ज़्यादातर जो मन को पसंद है। टेस्ट जो है वो चीज़ें खाना पसंद करेंगे जो बॉडी को पसंद है ना। जो मतलब जो भी हम चीज़ें अभी कर रहे हैं, तो जो मन के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं उसके अनुसार कर रहे हैं, है ना। तो सहज स्वभाव में हम नहीं हैं। किस स्वभाव में है? जैसा मन है। सहज स्वभाव मन का डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। क्योंकि माइंड की ट्रेनिंग, जैसे हम इस दुनिया में आते हैं, मन सबसे पहले कहाँ ध्यान देता है? मन का सबसे पहले जो काम है वो प्लेजर की तरफ चला जाता है। उसको प्लेजर मिलना चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले। तो उसको प्लेजर, यदि किसी को गाली देने में मिलता है तो वो गाली देने में कोई कसर नहीं होगी। उसको प्लेजर यदि खाने में मिलता है तो वो डिफरेंट टाइप के फूड को, है ना, चूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसको प्लेजर यदि ड्रेसिंग सेंस में मिलता है, उसको प्लेजर यदि सोसाइटी में अपने ईगो को प्रेजेंट करने में मिलता है, अपने आप, मेरे को चार लोग मेरी बातें करें, चार लोग मेरे बारे में बोलें, अच्छा बोलें, इन चीज़ों में प्लेजर उसको मिलेगा, तो वो तमाम वो चीज़ें करेगा जो मन को, है ना, अच्छा लगे। तो इक्वानिमस वो तो नहीं हुआ ना। इक्वानिमस का मतलब होता है कि जैसे अभी ये सुरभि कह रही थी कि हर एक व्यक्ति को जो है वो कैसा होना चाहिए, तो कमल के पंखुड़ी की तरह। ये कमल का जो पंखुड़ी है ना, ये ऐसे ही कोई नहीं हो जाता। कमल के पंखुड़ी होने का मतलब भी है कि आप इस दुनिया में हैं, लेकिन आपके अंदर दुनिया नहीं है। उसको कहते कमल की पंखुड़ी होना। आप संसार में तो हैं, लेकिन आपके अंदर संसारियत ना हो। ऐसा नहीं है कि भगवान आप अलग दुनिया के हैं, ऐसा भी नहीं। आप संसार में होते हुए संसार में ना रहें, इसको कहते हैं कमल दल के समान, कमल की पंखुड़ी के समान, है ना। कि आप पानी में तो रहते हैं, लेकिन पानी आप में नहीं रहता है। आप उस नाव की तरह होते हैं जो पानी में बराबर मूव कर रहे होते हैं, लेकिन आपके अंदर पानी मूव नहीं कर रहा होता है। तो वो कैसे आएगा? ये जो बातें हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सेल्फ प्रैक्टिस, जो चीज़ें हम अभी देख रहे हैं। यदि सपोज टू बी, मैंने आपको कुछ कहा, आपको बुरा लगा, इसका मतलब क्या? आप संसार में हैं और संसार आपके अंदर है, तभी आपको बुरा लगा। सिंपल सी बात है ना। आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन है, एक डिज़ायर है, एक एम्बिशन है, इसका मतलब क्या? आप संसार में और संसार आपके अंदर है। तो क्या सवाल ये है कि योगी के अंदर कोई डिज़ायर नहीं होती, योगी की कोई आकांक्षाएं नहीं होती? क्या जो योग के फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर कोई भी तृष्णा या एक छोटी सी भी उनकी नीड नहीं होती? तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं
उनका सब कुछ होता है, उनकी सब कुछ बातें बट कैसी हैं, समत्व भाव की। उनकी सारी चीजें कैसी, सम है, बैलेंस्ड हैं। वो उस तरीके से नहीं है कि अचानक से आपको प्रशंसा मिली तो आप खुशी के मारे फूले नहीं समाए, और अचानक से किसी ने आपके बारे में बुरा भला कह दिया तो आप तकलीफ में आ गए। वो बिल्कुल उस तरीके से नहीं। तो वो कैसे हैं, तो वो कहते हैं एक बहुत अच्छे फ़कीर हैं, उनकी शायरी याद आती है कि जो ईश्वर है, ईश्वर उस फूल और कांटे के समान है, जिसके फूलों से भी प्यार और उसके कांटों से भी प्यार, ऐसा है। तो हर एक योगी का जो नेचर है फूलों से भी प्यार का है और कांटों से भी प्यार, कि तुम्हारी अच्छाई भी कबूल है, तुम्हारी बुराई भी कबूल है। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है डाइजेस्ट करने की, ये कहते हैं वाटर प्रूफ। और वो वाटर प्रूफ जो है उसी को कहते हैं सोसाइटी प्रूफ, है। तो आप सोसाइटी सोशल प्रूफ बने, सोशल प्रूफ, यूनिवर्सल प्रूफ, है ना, कॉस्मोस प्रूफ बने, ये है इसका कंसेप्ट। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन जो है वो कहते हैं कि द ऑल फिजिकल इवेंट आर कंसीडर्ड टू बी मैनिफेस्टेशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ प्रकृति एंड ऑल प्राइमल नेचर। ठीक है। तो जो कुछ है, जो भी फिजिकल इवेंट आर कंसीडर्ड, है ना, जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, उसका केवल और केवल एक ही रीज़न है, वो है प्रकृति। और फॉर एग्जांपल वो बात करते हैं एक छोटे से शीड की, एक छोटा सा शीड है, उस शीड के अंदर प्लांट और ट्री फ्रूट सब है, लेकिन वो किस फॉर्म में अभी, वो अनमैनिफेस्ट फॉर्म में, वो अभी दिखाई नहीं देंगे। शीड तो आपको दिखा दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको अंदर, है ना, ज़मीन के अंदर रखना शुरू कर देंगे, पूरी दुनिया मैनिफेस्ट हो जाएगी। और वो दुनिया मैनिफेस्ट होके क्या बनेगी, वो प्लांट बन जाएगा, जर्मिनेट होके वो प्लांट बनेगा, प्लांट से वो ट्री के रूप में कन्वर्ट होगा, ट्री से, ट्री में फ्लावर होंगे, फ्लावर से फ्रूट आएगा, और उसके बाद ये पूरी एंटाइटी है। और हम भी कुछ ऐसे ही हैं। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि सब कुछ जो है वो कैसा है, तो सब कुछ अभी अनमैनिफेस्ट है, लेकिन जैसे ही प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। जो प्रकृति के अंदर है अब वो दिखना शुरू हो जाएगा, जो प्रकृति के अंदर है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सी वो जर्नी है कॉन्शियसनेस की मैटर में। सो इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स और कॉस्मोगोनी प्रिंसिपल और 25 एलिमेंट का जो कंसेप्ट है उसको क्या कह सकते हैं, तो यहाँ उन्होंने कहा द जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस इन मैटर। मैटर के अंदर कॉन्शियसनेस की जर्नी कैसे काम करती है, हम ये देखते हैं। तो अभी देख पा रहे हैं कि काफ़ी जो एक ब्यूटीफुल सा इमेज है, ये बहुत कुछ कह रहा है। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि पुरुष और जो प्रकृति है, ये प्रकृति एंड द पुरुष, इट इज द कॉन्शियसनेस एंड इज द मैटर, है ना। ये क्या है, कॉन्शियसनेस है तो ये मैटर है, ये जड़ है तो ये हिंदी में क्या कहते हैं इसको, चेतन। आ रहा समझे, पुरुष इज द चेतन, प्रकृति इज द जड़। ठीक है। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज है, कहते हैं पुरुष कैसा है, तो पुरुष इज द पैसिव एंड द प्रकृति इज द एक्टिव। तो कहते हैं पुरुष भले चैतन्य है लेकिन किस फॉर्म में है, तो कहते हैं पैसिव फॉर्म में। तो उसका एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है, उसका एग्जाम्पल ऐसे दिया जाता है कि जैसे सूरज है ना, और सूरज कैसा है अभी, तो सूरज पूरी तरीके से चैतन्य है ना, सजग है। लेकिन यदि उसके आगे कोई बादल आ जाए तो क्या सूरज की रोशनी जो है वो हम तक आएगी क्या, तो बोले नहीं आएगी। तो बोले तब तक सूरज पैसिव है जब तक है ना, वो अपने ऐसा समझ लें कि सूरज पूरी तरीके से पैसिव तब तक है ना, तब तक पैसिव है जब तक वो किससे जुड़ा हुआ, जब तक वो पूरी तरीके से जो बादल के सामने है पैसिव है। जैसे ही बादल छटे वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो बादल का छटने का मतलब क्या होता है, बादल के छटने का मतलब होता है कि पूरी तरीके से पुरुष का प्रकृति में मिल जाना। या एक और ऐसी भाषा यूज करते हैं सांख्य वाले, बोलते हैं यदि पुरुष जो है वो चैतन्य है तो वो पैसिव कैसे है,
तो बोलते जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। और ये पंखा जो है ये सीधे तो अपने आप घूम सकता नहीं, आप क्या करते हैं, पंखे को घुमाने के लिए आप स्विच ऑन करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि स्विच ऑन करने के पहले जो पंखे के जो जो वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जैसे आप स्विच ऑन करते हैं वैसे पंखा एक्टिव हो जाता है, मीन्स आपका पुरुष जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो वो जो स्विच ऑन है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रकृति। बोलते जैसे ही प्रकृति मिलती है वैसे पुरुष क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो कोई चीज अभी अलग अलग है तो कुछ नहीं हो रहा है। यदि पुरुष अलग रहे तो कुछ नहीं होगा, प्रकृति अलग रहे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि दोनों मिलेंगे तो ये पूरी दुनिया ये जो बन रही है, ये पूरा क्रिएशन आप देखें, ये जो पूरा क्रिएशन है, ये सारा क्रिएशन आपको समझ में आने लगेगा। तो केवल और केवल ये क्रिएशन तब हुआ जब पुरुष प्रकृति का मिला। ठीक है, तो फिर लोगों ने सवाल किया कि कैसे मिलते हैं। हमने सर इसमें अभी आपने पिछली स्लाइड में बताया था सर, इसको अलग अलग करना योग है, ऐसा मतलब वियोग, पुरुष और प्रकृति का योग। सर अभी फिर मिलाना कैसे? नहीं, मिलाना इन द सेंस कि ये जब मिलते हैं तो क्रिएशन होता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनको अलग करते हैं। अलग इन द सेंस कि हम समझते हैं कि हमारा बॉडी क्या है और हमारा माइंड क्या है और हमारा सोल क्या है। तो अभी तो हम इस तरीके से बने हुए हैं ना, लेकिन जब आप योग के विजन पे आते हैं, आप सांख्य योग के पाथ पे आते हैं, सांख्य योग के पाथवे को सिलेक्ट करते हैं, तो जो चीजें बन गई हैं तो आपका काम क्या है, करना है जो बनी है उसको उस तरीके से क्वेश्चन मार्क करना कि ये ऐसा क्यों है, हम कहाँ से हैं, किस तरीके से बने हैं। और जिस तरीके से आप लॉजिक्स देना शुरू करते हैं और लॉजिक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस चलना शुरू होती है, तब आप क्या करते हैं, लास्ट में आपको पता चलता है कि अरे नहीं, मैं तो कुछ अलग हूँ। आप में से कोश सुना है आप लोगों ने, पंचकोश सुना है? पंचकोश ना, पंचकोश का जो कंसेप्ट है वो बड़ा बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। उसमें भृगु जो ऋषि होते हैं, तो भृगु ऋषि अपने गुरु के पास आते हैं और कहते हैं साहब हमको पंचकोश बताइए। तो कहते हैं कि सबसे पहले तुम जाओ और पहचानो कि तुम कौन हो, जानो कि तुम कौन हो। तो उनको समझ ही नहीं आता कि यार अजीब गुरु है। इससे मैंने पूछना शुरू किया कि साहब हमें अपने मेरे बारे में बताए, तो खुद कहते कि जाओ अपने बारे में ढूंढो। तो वो बोले कि साहब कुछ तो आई हिंट दे दीजिए। बोले बस हिंट यही है कि दूर तक जाओ और जितना दूर जा सकते उतनी दूर तक जाओ और रियलाइज़ करो कि तुम कौन हो। तो वो व्यक्ति गया और उसने अपने आप को बहुत दूर, जितना दूर हो सकता है उतना दूर गया और एक कोने बैठ के भूखे प्यासे उन्होंने कोशिश की कि चलो भाई डाइट वगैरह बंद कर देते हैं या तमाम चीज़ें। तो उन्होंने इतना रियलाइज़ किया कि ये जो हमें तकलीफ़ हो रही है ये कहाँ हो रही है, हमारे बॉडी को। तो उन्होंने दौड़ के आए और बोले कि साहब हम पता चल गया मैं कौन हूँ। तो उनके गुरु ने क्या, बताओ कौन? तो बोले मैं शरीर हूँ। तो बोले अच्छा तुम शरीर हो, जाओ फिर से और ढूंढ के आओ अपने आप को। तो तब उसको लगा कि अच्छा कुछ और इसके पीछे और कुछ गहरा रहस्य है, कुछ गहरी बात है। तो फिर जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि हमारी बॉडी को भी चलाने वाली एक कौन सी चेतना काम कर रही है, उसको कहते हैं प्राण। तो अच्छा यदि हम खाना थोड़े दिन खाएं तो ये खाने से प्राण मिलता है, ये प्राण हमारे बॉडी को चलाती है। अच्छा यदि खाना बंद कर दें तो भी एक चेतना है जो थोड़े दिन तक बॉडी को तो चलाती है। यदि हम श्वास लेना बंद कर दें तो वो चेतना है जो बॉडी को चलाती है। तो उनको समझ में आया कि हम प्राण हैं। तो वो दौड़ के गए भृगु ऋषि के पास और बोले साहब हम तो प्राण हैं। बोले कि नहीं नहीं नहीं, और ढूंढो कौन है। फिर से उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि हम कौन हैं। और धीरे 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 एनालिसिस करते 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 एक ऐसी स्टेट आई कि उनको पता चला कि हमारा प्राण मीन्स हमारा जो प्राण है वो मन से चल रहा है, हमारा मन प्राण से चलता है। मीन्स जैसा हमारा मन सोचता है वैसा हमारा प्राण हो जाता है, और जैसे हमारे प्राण होते हैं वैसे हमारा माइंड। तो माइंड फॉलो द प्राण एंड द प्राण फॉलो द माइंड, है ना। तो उन्होंने ये समझ लिया कि यदि हमारा मन डिस्टर्ब है तो हमारा प्राण भी डिस्टर्ब होएगा, यदि हमारा प्राण ठीक हो जाएगा तो हमारा मन ठीक है। तो वो समझ में आ गया कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये मन का खेल है।
तो मन से ही सब कुछ चल रहा है। वो दौड़ के गए और कहने लगे अपने गुरु से कि साहब आई एम द माइंड, मैं माइंड हूँ। तो बोले कि नहीं है, और ढूंढ क्या। और उसके बाद वो फिर ढूंढने लगे अपने आप को। सो आप देखिए कि ये कर क्या रहे थे, इट इज़ अ सेपरेशन। अभी तक तो उनको क्या फील हो रहा था, आई एम द बॉडी, है ना। अभी क्या फील हो रहा था, आई एम बॉडी। अब क्या फील होने लगा, आई एम द प्राण। फिर क्या फील होने लगा, आई एम द माइंड। फिर उसके बाद फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि हमारा मन किससे चलता है। कई बार हमें कुछ करने का मन करता है, लेकिन कोई ऐसी चेतना जो हमें रोक देती है। यदि कई बार आपको गलत करना हो तो कोई तो है जो आपको रोकता है, कोई तो है जो आपके मन के ऊपर भी है, कोई तो है जो आपके डिसीजन ले रहा है। तब उनको समझ में आया कि अरे नहीं, हम तो बुद्धि हैं, आई एम इंटेलेक्ट। और वो दौड़ के गए गुरु के पास, बोले साहब आई एम इंटेलेक्ट, मैं बुद्धि हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, और ढूंढ के। तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया और ये देखा कि उस बुद्धि को भी चलाने वाली कोई चेतना है। तो उन्होंने फाइनली क्या कहा, जब उनको ये रियलाइज हो गया कि ये पूरे शरीर को चलाने वाली कोई है, आई एम द सोल। और फाइनली जब उनको ये रियलाइज हो गया, तब वो गुरु के पास गए नहीं। तब गुरु को पता चल गया कि अब वो इनलाइटन हो चुका है, उसको पता चल गया कि वो कौन है। तो पता चलने का मतलब क्या है कि व्हाट इज द सेपरेशन। अभी तक हमें क्या पता चल रहा था, अभी हम बॉडी हैं, अभी हम प्राण हैं, अभी मेरा कपड़ा, मेरी बातें, मैं, अभी तक सब कुछ मेरा मेरा। लेकिन सांख्य क्या कहता है, सांख्य कहता है इट इज द कंडीशन ऑफ सेल्फलेसनेस। सो योग इज द कंडीशन ऑफ सेल्फनेसनेस। और अभी सेल्फनेसनेस कब आएगी, सेल्फलेसनेस कब आएगी, तो सेल्फलेसनेस तब आएगी जब आप अपने सेल्फ को समझेंगे और अपने बॉडी को भी समझेंगे। मीन्स यू हैव विजन, यू हैव आइडियोलॉजी ऑफ द सेपरेशन। आपको अब ये पता चल गया कि अरे ये तो फोन है। अच्छा, ये इसी की वजह से हमें तकलीफ में, तो आपने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। इट इज द सेपरेशन। और ये सेपरेशन तो मैंने मटेरियलिस्टिक एग्जांपल दे दिया कि ये मोबाइल फोन है। ऐसे ही सेपरेशन तो हमारी लाइफ में भी हमें देखना होता है ना। यदि कहीं पेन है, कहीं भी तकलीफ है, यदि अचानक से कोई आपने काम किया और उस काम का आपको रिवार्ड मिला, और रिवार्ड मिला, तो कई बार होता है ना, जब आप कोई काम करते हैं, 4 लोग आपको अप्रिशिएट करने लगते हैं, तो आपके अंदर एक ईगो आता है। वो अपने आप ईगो आ जाता है, एक जो अहंकार है अपने आप आ जाता है। तो ईगो जो है इस तरीके की, कह रहे वाह ये मैंने किया और ये मेरे से ही सकता था। तो ये जैसे 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 आपके अंदर और गहरा होने लगता है, वैसे वैसे आपकी आइडेंटिटी जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने लगती है। ठीक है ना, वैसे वैसे पूरी आइडेंटिटी डिस्टर्ब होने लगती है। इसीलिए हमारा काम क्या है, हमारा काम जो है वो अंदर की चेतना को समझना है। और ये सबसे कठिन है, क्योंकि अभी तक मन का नेचर क्या है, अभी तक मन बाहर की चीज़ों को समझता है। इसीलिए जो बाहर की चकाचौंध में रहता है, जो बाहर की रोशनी में रहता है, जो बाहर की रॉयल लाइफ में जी रहा है, जो बाहर की मैकेनिकल और मटेरियलिस्टिक लाइफ में जी रहा है, अचानक से आप उसको कह दो कि साहब अंदर की तरफ शुरू हो जाओ, अंदर की तरफ देखना शुरू करो, तो वो आपसे दुश्मनी कर लेगा, वो भागने की कोशिश करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कभी लोग इस तरीके की कंप्लेन करते हैं कि साहब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि मन को कभी मेडिटेशन पसंद ही नहीं आया, या यूँ कहें तो मन को कभी ध्यान की टेक्निक्स पसंद आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन का ध्यान कहाँ है, मन का टेंशन प्लेजर में है, मन का टेंशन एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ है, मन का टेंशन कहाँ है, मैकेनिकल थिंग्स की तरफ है। तो बाहर की दुनिया में वो अपने आप को रखना ज़्यादा पसंद कर रहा है बजाय अंदर की दुनिया में। तो हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे देख लेना और महसूस कर लेना है कि हमारे अंदर की दुनिया में हमें बड़े संभल के आना है और बहुत ही गहरे तरीके से आना है। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड अ सेपरेशन। जब आप अब ये सेपरेशन विजन आपके अंदर आ गया ना, अब आप सांख्य योगी हो गए। अदरवाइज तो अभी तो हम लोग कहीं के नहीं हैं, अभी तो जो है सो चल ही रहा है, चाहे हम हो या आप हो। सारे लोग क्या हैं, तो सारे लोग बिल्कुल अपनी बॉडी को ही अपना सोल मानते हैं, बॉडी ही सब कुछ है और बॉडी के साथ ही सब कुछ कर रहे हैं।
इस बॉडी की ब्यूटी के लिए हम खुद बहुत ट्राई करते हैं। हाँ, बॉडी की ब्यूटी के लिए हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं, बॉडी की ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए जिम जाते हैं, बॉडी की ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए अच्छे अच्छे डाइट्स लेना शुरू करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शुरू करते हैं। बट व्हाट अबाउट द माइंड ब्यूटी, व्हाट अबाउट द इंटेलेक्ट ब्यूटी, इनका क्या साहब, इनका तो ध्यान ही नहीं दिया। सो व्हेन यू when you give the attention of your mind, attention of your intellect, attention in your senses, तब आप सांख्य योगी होने लगते हैं। क्योंकि अभी तो हम बाहर की दुनिया में हैं, अब अंदर की दुनिया पे हमें अटेंशन देना है। सो सेपरेशन जब धीरे धीरे अंदर से चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नारियल और उसके अंदर का जो सरफेस है, अंदर का जो पार्ट है वो मैच्योर्ड हो गया। अब आप उसको खटखटाएंगे तो खटकेगा, वो अलग अलग समझ में आएगा कि यस, उसके अंदर का जो मटेरियल है वो अलग है और नारियल का जो सरफेस है वो अलग है। तो वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप उस प्रिपरेशन में उस तरीके की स्थिति से गुजरेंगे, उस सेल्फ एनालिसिस में, सेल्फ असेसमेंट से गुजरेंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। वो बीच में ज़्यादातर लोग काफ़ी जोक कर देते हैं ना। एक चीज़ में व्हाट्सएप पे जोक पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति में आध्यात्मिकता जागी है ना, वो शायद मैंने कहीं रखा भी था। तो एक व्यक्ति में अचानक से स्पिरिचुअलिटी आई और वो सुबह बैठ के सोचने लगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे करना क्या है और मुझे जाना कहाँ है। कई बार इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी आती है ना। तो एक व्यक्ति ऐसे सुबह सुबह सोच रहा था, अचानक से उसकी बीवी का मैसेज जो किचन से आया और वो जोर से चिल्ला उठी और कहना शुरू कर दी कि एक नंबर के आलसी आदमी हो तुम, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने आए हो। देखिए कितनी बड़ी, न जाने किस दुनिया से आए हो और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, जाके नहाओ। तो ये क्या है? तो इट इज़ द सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ जोक। बट आप सोचिए कि स्पिरिचुअलिटी या यूँ कहें सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ जब क्वेश्चन, अपनी क्वेरी अपने अंदर आती है कि हमें क्या करना है, हम कर क्या रहे हैं, अच्छा जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, जिस दुनिया में है, जिस चीज़ों को हम कर रहे हैं उससे मेरी लाइफ में समझ आ रहा है, उससे मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहा है। यदि चेंजेस नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जो है वो गड़बड़ है। सो ईच एंड एवरी प्रैक्टिस give to the some specific changes in your life, some specific insightness of your life। तो इसीलिए सांख्य का ये जो थियरी है वो इसलिए भी आपके सामने है कि हम चीज़ों को समझें, है ना, चीज़ों को बाकायदे जानें, है ना, और बात करें। ठीक, तो एक तो ये कंसेप्ट है। तो जब हम पुरुष और प्रकृति मीन्स हम समझ रहे हैं कि ये प्रकृति है, तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो प्रकृति के लिए कर रहे हैं। हम खाना खाते हैं तो हम प्रकृति को पोषण देते हैं। इवन हम योग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो हम क्या है के लिए कर रहे हैं? हम प्रकृति को समझने के लिए कर रहे हैं। सब कुछ जड़ के लिए कर रहे हैं। आसन कर रहे हैं वो भी जड़ के लिए कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं वो भी जड़ के लिए कर रहे हैं। तो पुरुष के लिए क्या कर रहे हैं? पुरुष के लिए आपको कुछ करना नहीं है, पुरुष के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। आप जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? प्रकृति के लिए कर रहे हैं। तो आप प्रकृति के लिए करिए, पुरुष अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो पुरुष इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, बाकी सारी चीजें आपकी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो जब ये पुरुष और ये प्रकृति दोनों मिल जाते हैं तो कौन सा एलिमेंट बनता है? महद, महत्व, जिसको हिंदी में बुद्धि कहते हैं, महत्व भी कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं। और आप देखिए कि ये दोनों के मिलने के बाद ये पहला एलिमेंट है बुद्धि। तो ये दोनों क्या थे? अभी अव्यक्त थे, है ना, अनमैनिफेस्ट। दोनों मिले तो मैनिफेस्ट किया किसको? महत्व को, बुद्धि आई। समझ पा रहे हैं ना? बुद्धि, इंटेलेक्ट। ठीक है, आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि जो है इसने किसको क्रिएट किया? अहंकार। और अहंकार वाला वो वाला अहंकार नहीं जो एक प्रॉब्लम है, मैं ही कर सकता हूँ, हालांकि वो भी अहंकार ही है। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, रियल देखेंगे कि एक एक चीज़ को सेपरेटली देखेंगे ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए, है ना, कि चीज़ें हैं क्या, इसके मायने क्या हैं। ठीक है, तो सेपरेट फॉर्म में भी हम लोग देखेंगे। ठीक,
अहंकार. अहंकार means feeling of existence, feeling of I existence, the feel I-ness, the feeling of I-ness, my-ness, it's called अहंकार. feeling of I-ness, है ना, मैं हूँ, मैं कर, it's called अहंकार. अब इस अहंकार के अंदर तीन क्वालिटीज हैं, मतलब ये तीन क्वालिटी ये अहंकार के अंदर नहीं, ये तीन क्वालिटीज प्रकृति के अंदर है. कौन सी तीन क्वालिटी? सत्व, रज और तमस. तो सत्व, रजस और तमस, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इट इज द बेसिक थ्री क्वालिटी ऑफ द प्रकृति, है ना. प्रकृति के अंदर कौन सी थ्री क्वालिटीज हैं? तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. नाउ उसके बाद क्या है? तो देखिए कितनी मजेदार चीजें हैं. सत्व और रजस तो पता है, रजस मीन्स एक्टिवेशन, तमस मीन्स स्टेबिलिटी एंड द सत्व मीन्स द लाइटनेस, है ना. तो बॉडी में लाइटनेस मीन्स जहाँ भी लाइटनेस की बात आएगी, प्रकाश की बात आएगी, इसको सत्व कहेंगे. जहाँ भी बॉडी में एक्टिविटी दिख रही, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरा सत्व गुण एक्टिव है, मेरा रजोगुण एक्टिव है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ. तो जो भी आप काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, उन एक्शन में आपको रजोगुण चाहिए. और तमोगुण क्या होता है? तो तमोगुण इज द स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड, जहाँ पैसिवनेस है, जहाँ स्थिरता है, उसको तमोगुण कहते हैं. ठीक है. और सतोगुण को क्या कहते हैं? सतोगुण इज द लाइटनेस, सतोगुण इज डिविनिटी, सतोगुण इज द वेरी गुड वर्चूज, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वाइब्स, इट्स कॉल्ड अ सत्वगुण. तो आप देखिए कितनी अच्छी चीज है कि सत्व गुण से क्या बना है? सत्व और रज, जब रज तो हर जगह काम करेगा, तो जब सत्व गुण और रज गुण बनते हैं तो हमारे अंदर क्या बनता है? माइंड. तो जो लोग कहते हैं हमारा मन जो है बड़ा नेगेटिव है, ये है, मन कभी नेगेटिव किसी का हुआ ही नहीं. मन को आपने नेगेटिव प्रैक्टिस दे रखी है, ट्रेनिंग दे रखी है, इसलिए मन नेगेटिव हो गया. मन को जो सोर्स मिलता है, मन जहाँ से एनर्जी लेता है, वो नेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिव हो गया. ठीक है. अदरवाइज मन कैसा है तो आप यही देख लीजिए, मन कैसा है तो सात्विक है, क्योंकि सत्व से मिलके बना है. तो सत्व और रज, सत्व और रजस मिलके क्या बनाते हैं? माइंड. माइंड मीन्स द फैकल्टी ऑफ द कॉग्निशन, इमोशन, एक्शन, ये सारी चीजें जो हैं वो किसमें है? मन में. और इसीलिए मन का नेचर भी देखिए कैसा है? मोबाइल, चंचल, है ना. मन का नेचर कैसा है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? रजस है, रज भी है ना. और दूसरा नेचर क्या है? मन पॉजिटिव भी है. ठीक है. तो इसीलिए क्या कहते हैं? मनेव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयोः. तो ये कहाँ का है? तो ये जो मन एवं मनुष्याणाम, ये श्रीमद् भगवत महापुराण का है. तो मन ही है जो हर एक व्यक्ति का दोस्त भी है और दुश्मन भी है. तो वो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ भी ले जा सकता है और आपको नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ भी ले जा सकता है. तो माइंड की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर समझने लायक है. तो यहाँ माइंड की क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी. माइंड की क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू सांख्य ऑलवेज सत्व. रजस तो रहेगा क्योंकि रजस माइंड ऑलवेज रजस, बिकॉज इज वेरी शटल, वेरी शटल. और जो चीज़ शटल है वो तो बिल्कुल दिखेगी नहीं, वो तो मूव भी करेगी, इसीलिए वो नहीं दिखती, मूव करती रहती है बराबर. इसलिए आपके पूरे बॉडी में यदि मैं आपको कहूँ कि एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ द माइंड है क्या, तो नो प्लेस ऑफ द माइंड. पूरी बॉडी में माइंड है. आ रहा समझ? जैसे पूरी बॉडी में एयर है, पूरी बॉडी में वायु है, उसी तरीके से पूरी बॉडी में मन है, और इसी तरीके से पूरी बॉडी में इंटेलेक्ट भी काम करेगा. तो आप ऐसा नहीं है कि आप मन का कोई प्लेस ढूंढेंगे कि सब मन ब्रेन में ही रहता है. जैसे ज़्यादातर साइकोलॉजी के फील्ड के लोग कहते हैं कि माइंड इज द प्लेस ऑफ द ब्रेन. जो माइंड है वो ब्रेन के पास, बट ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है ना. आपका जो मन है वो बहुत बहुत अलग मायनों में शटल है और उससे हट के है. ब्रेन इज द हार्डवेयर ऑफ द माइंड. ब्रेन इज द हार्डवेयर ऑफ द माइंड. और जो हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो माइंड है. तो हर एक जर्रे जर्रे में जहाँ भी इम्पल्शन है, जहाँ भी इम्पल्स हो रहा है, वहाँ माइंड है. ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो आप सोचिए कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, वहाँ भी माइंड है. एक सेल के अंदर भी माइंड है. तभी तो एक छोटा जाइगोट जब कंसीव होता है
कैसे पता चलेगा कि छोटे बच्चे का नाक बनना है, आँखें आँख के स्थान पे बनना है, होंठ होंठ के स्थान पे बनना है, 2 ही आँखें बननी है, एक ही नाक बनना है, 2 नॉस्ट्रल गेट बनने हैं, एक ही होंठ बनना है? कैसे पता चलता है? क्योंकि हर एक सेल का एक माइंड और इंटेलेक्ट होता है, हर एक सेल का सेलुलर लेवल पे। जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी, या आप कभी देखेगा तो सेल जो है वो जीता जागता क्या है? ह्यूमन बीइंग है। आपने भी पढ़ा क्या ह्यूमन एनाटॉमी? एनीवन पढ़ रहे हैं ना? तो आपने पढ़ा होगा कि सेल में उसकी स्पेसिफिक फीचर्स हैं। हर एक सेल अपने आप में एनर्जी क्रिएट करता है, हर एक सेल अपने आप में रेस्पायरेशन करता है, हर एक सेल अपने आप में एलिमिनेशन करता है, हर एक सेल अपने आप में एक्सक्रीशन करता है, हर एक सेल अपने आप में डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, कम्युनिकेशन करता है। तो ये सारी चीज़ें एक सेल, छोटा सा सेल, माइक्रो लेवल का सेल कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि इट इज़ द वर्किंग विद द माइंड। वो माइंड के थ्रू काम कर रहा है, मन है वहाँ पर, हर एक सेल का इंटेलेक्ट काम कर रहा है। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब मन कैसा है? तो मन बिल्कुल उस तरीके से है, उस हवा की तरीके से जो हर कण कण में है। जैसे आप ईश्वर को कहते हैं ना कि हर एक जर्रे जर्रे में है, ऐसे है आपके हर एक बॉडी में माइंड हर एक सेल में है, हर एक सेल में, और प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर काम कर रहा है। तो मन का नेचर कैसा है? तो मन का नेचर रियल में सात्विक है, लेकिन हमारी गलत हैबिट्स, हमारी रॉन्ग प्रैक्टिस, हमारे नेगेटिव सोर्स, हमारी नेगेटिव ट्रेनिंग हमारे मन को तामसिक कर देती है ना? तो यहाँ आप देखें ना, ये बहुत अच्छे से समझाते हैं कि सत्य और रज से मिलकर क्या बना? माइंड। फिर उसके बाद क्या बना? सेंस, शटल। फिर देखिए सबसे शटल क्या है? माइंड। उससे थोड़ा सा ग्रॉस है सेंस ऑर्गन, और उससे ज़्यादा ग्रॉस क्या है? मोटर ऑर्गन। ठीक। सो माइंड मीन्स जो आपका मन बना, मन के बाद आपकी 5 सेंसेस बनी। 5 सेंसेस कौन कौन सी है? तो 5 सेंस नीचे से शुरू करिए। स्मेल, टेस्ट, विजन, टच, हियरिंग, है ना? हियरिंग, टच, विजन, टेस्ट और स्मेल। ठीक है, तो जिसको आप लोग कहते हैं ना, हाँ। और फिर उसके बाद मोटर ऑर्गन देखिए कौन कौन से? स्पीच, ग्रास्पिंग, वॉकिंग, ठीक है ना? प्रोक्रिएशन और एलिमिनेशन। सो प्रोक्रिएशन मीन्स द जेनाइटल पार्ट, एंड एलिमिनेशन यूज एनल रीजन। वॉकिंग मीन्स योर फीट, ग्रास्पिंग योर, आ रहा समझ में? तो ग्रास्पिंग योर हैंड, स्पीच योर टंग। ठीक है, so it is your motor organ. So your tongue is the common organ, your tongue is the taste organ also, and sense organ also, and the motor for speech, है ना? it used to be also speech. आप उसको बोलने के भी काम में यूज करते हो, और आप उसको टेस्ट लेने के भी काम में यूज करते, तो वो क्या हुआ? वो आपका कॉमन एलिमेंट हुआ। तो वो एक तरीके से टेस्ट ऑर्गन भी हो जाता है, और एक तरीके से बोलने का भी हो जाता है। ठीक है, फिर ये कितने हो गए? तो यहाँ आप इसको रिलेट करने की कोशिश करिए। ये 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, और 1 ये, टोटल कितने हो गए? 5 5 10 प्लस 1 11, 11 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, 11 ये हुआ, 12 ये हुआ, 13 ये हुआ, 14 और 15। तो अभी तक हम लोगों ने 15 एलिमेंट को देखा। अब आते हैं अगले एलिमेंट पे। तो अगला एलिमेंट क्या है? तो अगले एलिमेंट की बात करते हैं। तो कहते हैं कि उसके बाद ये जो हैं, जब रजस और तमस, ये रज और तम बनते हैं, तो 5 तन्मात्रा बनती हैं और 5 महाभूत, मीन्स 5 शटल एलिमेंट और 5 ग्रॉस एलिमेंट। तो 5 सॉफ्टवेयर शटल एलिमेंट एंड 5 हार्डवेयर, है ना? 5 एलिमेंट ग्रॉस एलिमेंट। तो जो 5 तत्व तो आप सभी को पता है, आप लोग बात भी करते हैं। ये जो इंटरनेशनल योग डे का आपने लोगो देखा होगा, उस लोगो में जो 5 जो लीव्स बनी है, 5 लीव इज द सिंबल ऑफ द 5 एलिमेंट, है ना? 5 एलिमेंट जो आपका आकाश है, वायु है, अग्नि है, आपस है, पृथ्वी है ना? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, तो ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ।
है ना इंग्लिश में। तो ये कहाँ से बने? ये बने हैं इनके शटल सॉफ्टवेयर से। और शटल सॉफ्टवेयर क्या है? तो आकाश का सॉफ्टवेयर है साउंड, एयर का सॉफ्टवेयर है शटल टच, अग्नि का फॉर्म, है ना, उसके बाद वाटर का टेस्ट, और उसके बाद अर्थ का क्या है? स्मेल, ठीक है ना, ओडोर लिखा हुआ है। सो ओडोर मीन्स स्मेल। सो साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल, it is the 5 subtle body and the 5 gross body। तो ये टोटल 10 हो गए। आप इसको डबल माने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ अ रिफ्लेक्शन। अब ये बॉडी में रिफ्लेक्ट होकर दिख भी रहे हैं। अब आपको 5 तत्वों का शरीर दिख ही रहा है ना। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, मेरी बॉडी 5 एलिमेंट की बनी हुई है, तो ये आपको उस तरीके से दिख रही है, ठीक है। उसमें कहाँ पर तो अभी तो आपको केवल और केवल मेरा अर्थ एलिमेंट दिख रहा है, लेकिन जैसे आप मेरा डिसेक्शन करना शुरू करेंगे तो आपको जो ब्लड वगैरह दिखेगा इट इज़ अ वाटर एलिमेंट, आपको जो गैस्ट्रिक फायर दिखेगा इज अ फायर एलिमेंट, जो भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है किसकी वजह से? एयर एलिमेंट की वजह से। और पूरी बॉडी में एक सबसे बड़ा स्पेस है, उसको कहते हैं आकाश तत्व, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल कितने हो गए? 10 ये हो गए और 11 ये हो गए। तो 11 और 10 21 आ रहा समझ में? 11 और 10 21। 10 मतलब 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत, ये टोटल 10 हो गए। और उसके बाद 5 सेंस फैकल्टी, 5 फैकल्टी ऑफ एक्शन, 5 माइंड, 1 माइंड, तो टोटल 21। उसके बाद अहंकार 22, उसके बाद महत मीन्स बुद्धि, ठीक है, 23 and 24 प्रकृति and 25th पुरुष। सो लास्ट वन इज अ पुरुष, ठीक है। तो ये तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये रही बात आज की क्लास की। अभी हम लोग इसको बहुत डिटेल में एक एक एलिमेंट को देखेंगे। आपके सिलेबस में भी एक एक एलिमेंट को डिटेल में है। प्रकृति, व्हाट इज प्रकृति, कंसेप्ट ऑफ पुरुषयन प्रकृति, है ना, कंसेप्ट ऑफ त्रिगुण, ये भी आपका एक एक पॉइंट है। तो हम इसको भी थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास थोड़ा सा हम लोग अच्छे से और स्मूथ चलेंगे, क्योंकि हम लोग टाइम पे चल रहे हैं और चीज़ें टाइम पर कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी बात के साथ शांति पाठ करते हैं, ठीक है। शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Thank you to all. Thank you so much. Thank you, मिलते sir. हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you.